लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फाउंडेशन बेस की चौथी क्लास है और चौथा लेक्चर है। पिछली क्लास में फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 रूल में 2 रूल की चर्चा विस्तार रूप से की गई थी। आज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की दूसरी क्लास पार्ट 2 में बाकी के 3 रूल की चर्चा विस्तार रूप में करेंगे। तो तीसरा सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यह सूत्र इस बात की घोषणा करता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। यह द्वितीय सूत्र का पूरक भी कहा जाता है। यदि पाठकों को पुस्तक पाने का अधिकार है तो पुस्तक का भी उपयोग किए जाने का अधिकार है। जहाँ द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी अभीष्ट पुस्तक को खोजने की विधियों का उल्लेख करता है, वहीं तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक का उपयुक्त पाठक खोजने का बल देता है। लेखक जो भी पुस्तक लिखता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस तरह पुस्तकों का भाग्य पाठक पर निर्भर करता है। इसलिए ग्रंथालय का कर्तव्य है कि प्रत्येक पुस्तक का उसका योग्य पाठक उपलब्ध कराए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित विधियों तथा साधनों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। नंबर 1, मुक्त प्रवेश प्रणाली। मुक्त प्रवेश प्रणाली का तात्पर्य पुस्तकालय के संग्रहार में पाठक को किसी भी स्थान पर किसी भी संकलन को देखने, खोजने तथा चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। मुक्त प्रवेश प्रणाली के अंतर्गत पाठक निधानी तक जाते हैं, अपने वांछित विषय की पुस्तकों का अवलोकन कर पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। अतः तृतीय सूत्र इस बात पर बल देता है कि पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली को अपनाने से प्रत्येक पुस्तक या पाठक को उसकी आवश्यकता की चीज़ें आसानी से मिल सकें। नंबर 2, निधानी आकलन व्यवस्था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित तृतीय सूत्र के पालन हेतु निधानियों पर ग्रंथों का व्यवस्थापन किसी वैज्ञानिक विधि के अनुसार होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शेल्फ पर पुस्तकों को विषयानुसार व्यवस्थित करके से पाठकों को पुस्तक खोजने में आसानी होगी। नंबर 3, ग्रंथ चयन। पुस्तकों का चयन पाठकों की अभिरुचि एवं मांग के अनुरूप होना चाहिए। ग्रंथों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा के आधार पर पुस्तकों का चयन करना चाहिए। इसका तात्पर्य अधिकांश पाठकों के भाषाई ज्ञान को ध्यान में रखकर ग्रंथ चयन करना चाहिए। उन भाषाओं में प्रकाशित ग्रंथों का चयन नहीं करना चाहिए जिन्हें पाठक जानते ही ना हों। दूसरा, उन पाठकों का चयन करना चाहिए जिससे के उपयोग करने की संभावना अधिक हो। 3, ऐसी कीमती पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए जिनका कदाचित कभी-कभी उपयोग किया जाता हो। 4, प्रसूची संलेख। किसी भी पुस्तकालय की प्रसूची उस पुस्तकालय का दर्पण होता है। ग्रंथालय प्रसूची का एक ऐसा साधन है अथवा उपकरण होता है जो पाठक के विभिन्न अभिगमों को संतुष्ट करती है। इस प्रकार ग्रंथालय प्रसूची एक अत्यंत प्रभावकारी खोज उपकरण के रूप में पाठकों की सहायता करता है। नंबर 5, संदर्भकार। पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र के पालन हेतु जितनी भी विधियों, उपकरण तथा ग्रंथालय साधनों का उपयोग किया जाता है उनका पूर्ण रूप से उपयोग एक सामान्य पाठक नहीं कर सकता। प्रारंभ में पाठक के समय को बचाने के लिए पुस्तकालय के कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालय की पाठ सामग्रियों का जितना ज्ञान स्टाफ होता है उतना ज्ञान सामान्य पाठक को नहीं हो पाता है। अतः प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले के पालन हेतु प्रत्येक ग्रंथालय के संदर्भ सेवा का प्रावधान होना चाहिए। ये कार्य स्टाफ को विधिवत आना चाहिए। नंबर 6, पुस्तकालय प्रचार। पुस्तकालय प्रचार का संबंध गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय उनके पुस्तक संग्रह तथा सेवाओं से समाज के सदस्यों को परिचय कराया जाता है तथा पाठकों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए आकर्षित किया जाता है। आज के व्यस्त समाज में तथा भारत जैसे विकासशील देश में ग्रंथालय का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। भारत की अधिकांश जनता धार्मिक प्रवृत्ति होने से डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सुझाव है कि अध्ययन एवं ज्ञान के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कथा कीर्तन के माध्यम से प्रचार कर लोगों को अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जागरूक किया जा सकता है। तत्पश्चात देशों में समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन तथा प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार करने की व्यवस्था की जाती है। भारत में नवंबर माह में
14 से 20 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ग्रंथालय सप्ताह मनाया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग ग्रंथालय के प्रति आकर्षित हों एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। नंबर 7, विस्तार सेवा। विस्तार सेवा ग्रंथालय को समाज में लोकप्रिय करने का एकमात्र साधन है। ग्रंथालय के विस्तार सेवाओं के से अर्थ प्रदर्शनी, भाषण, चलचित्र प्रदर्शन, संगीत अथवा नाटकीय कार्यक्रमों के द्वारा ग्रंथालय का प्रचार एवं प्रसार करने से लगाया जाता है, जिससे पाठक ग्रंथालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ग्रंथालय में विस्तार सेवा दो प्रकार से प्रदान की जा सकती है: आंतरिक विस्तार सेवा, बाह्य विस्तार सेवा। वे विस्तार सेवा जो ग्रंथालय के अंदर ही पाठकों को प्रदान की जाती हैं, जैसे ग्रंथालय के बारे में जानकारी, सूची के उपयोग के बारे में समझाना, पाठ सामग्री की जानकारी देना आदि। दूसरी विस्तार सेवा वे हैं जो ग्रंथालय के अंदर ना दी जाकर ग्रंथालय के बाहर जनता के बीच दी जाती हैं। नंबर 8, पाठकों से संपर्क। पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वाले पाठकों से संपर्क स्थापित कर पुस्तकालय व्यवस्था से उसी की सुविधा एवं असुविधा तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पुस्तकालय में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन कर पुस्तलों पुस्तक तथा पुस्तकालय दोनों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। पुस्तकों को खोते समय आवश्यकता के अनुसार पाठकों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अतः पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र के अंतर्गत ये सारे कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं। चतुर्थ सूत्र, पाठक के समय की बचत कीजिए के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। ग्रंथालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र पाठकों के समय की बचत को पाठक के अमूल्य समय से संबंधित है। सामान्यतः चतुर्थ सूत्र द्वितीय सूत्र के समान पाठकों की उनके बहुमूल्य समय को बचाने के लिए आवश्यक उपाय इंगित करता है। पुस्तकों का उपयोग प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक की धारणा को पूर्णतः पालन करने के लिए में सफलता मिल जाने के बाद भी पाठक के समय की समस्याओं को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। पाठकों का समय बहुमूल्य होता है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इस सूत्र के पालन हेतु निम्न उपायों का सुझाव दिया है। उपाय: पाठकों के समय को बचाने के लिए प्रत्येक पुस्तकालय में निम्नलिखित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। पुस्तकालय का स्थान, मुक्त प्रवेश प्रणाली, वर्गीकरण, सूचीकरण तथा शेल्फ व्यवस्था, आदान प्रदान प्रणाली, प्रलेखन सेवाएं। नंबर 1, पुस्तकालय का स्थान। पाठकों के समय की बचत हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रंथालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जिससे पाठक को पुस्तकालय आने जाने की में समय की बचत हो। इस दृष्टि से ग्रंथालय केंद्रीय स्थान पर हो जहां अधिकाधिक लोगों का जमावड़ा होता है। नंबर 2, मुक्त प्रवेश प्रणाली। मुक्त प्रवेश प्रणाली की व्यवस्था होने से पाठक कम समय में अपने विषय पर उपलब्ध पुस्तकों का अवलोकन एवं चयन आसानी से कर सकते हैं, जबकि बंद प्रवेश प्रणाली में पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। मुक्त प्रवेश प्रणाली का समय सबसे बड़ा लाभ स्वयं पाठक स्टैक एरिया में जाकर स्वयं अपनी पुस्तक की तलाश करता है। यदि उसे वह पुस्तक नहीं मिलती तो वह उस विषय पर तत्काल दूसरी पुस्तक प्राप्त कर सकता है। तीसरा, वर्गीकरण, सूची तथा शेल्फ व्यवस्था। पाठकों का समय बचाने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकों का वर्गीकरण सावधानीपूर्वक किया जाए, जिससे एक विषय से संबंधित सभी पाठ्य पुस्तक एवं शेल्फ पर इकट्ठा हो जाएं। इसी प्रकार सूचीकरण बांटते समय पाठकों के विभिन्न अभिगमों को ध्यान में रखते हुए लेखक, आख्या, विषय संदर्भ आदि प्रविष्टियां बनानी चाहिए। चतुर्थ सूत्र की यह मांग है कि पुस्तकालय में उसी वर्गीकरण तथा सूचीकरण प्रणाली को लागू करना चाहिए जिसमें पाठकों तथा पुस्तकालय कर्मचारियों का समय खर्च कम से कम हो। उस दृष्टि से कॉलम क्लासिफिकेशन तथा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC अधिक उपयुक्त हैं। इसी प्रकार शेल्फ पर पुस्तकों की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, अर्थात पुस्तक अपनी सही वर्ग संख्या पर रखी होनी चाहिए। इन सारे उपायों से पाठकों के समय की बचत होती है तथा चतुर्थ नियम संतुष्ट होता है। नंबर 4, आदान प्रदान प्रणाली। पुस्तकालय में आदान प्रदान की ऐसी व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए जिससे पुस्तकों के आदान प्रदान में कम से कम समय लगता हो। अतः चतुर्थ सूत्र की मांग है कि रजिस्टर पर पुस्तकों का आदान प्रदान न किया जाए, इससे काफ़ी समय नष्ट होता है। विगत कई वर्षों से ग्रंथालय में ब्राउन या नेवार्क पद्धतियों द्वारा पुस्तकों को इशू रिटर्न करने
की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है, इनमें किताबों में बारकोड तथा स्कैन रिटर्न किया जाता है। इससे अल्प समय में उक्त कार्य को बड़ी सरलता से हो जाता है। नंबर 5 प्रलेखन सेवाएँ। पाठकों का समय बचाने के लिए पुस्तक में एसटीआई, सीएएस आदि प्रलेखन सेवाएँ चलाना आवश्यक है, जिससे पाठकों के समय की बचत होती है और चतुर्थ नियम परिपूर्ण होता है। अब 5वें नियम के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। 5वां सूत्र पुस्तकालय एवं एक वर्धनशील संस्था है। वह पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव के समान है। पुस्तकालय के 4 घटक तत्व हैं: भवन या आकार, पुस्तक संग्रह, पाठक अथवा कर्मचारी। समय क्रम से इन चारों में वृद्धि होती रहती है। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम 4 सूत्र की धारणा पुस्तक, पाठक तथा कर्मचारी को दृष्टि में देखते हुए पुस्तकालयों की कार्य पद्धति तथा कुशल संचालन पर प्रकाश डालते हैं, जबकि पंचम सूत्र ग्रंथालय के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है, जो निरंतर वर्धनशील संस्था है। यह एक सर्वस्वीकृत धारणा है कि ग्रंथालय एवं उसकी सेवाएं एक विकासशील तंत्र हैं। ग्रंथालय एक संस्था के रूप में संवर्धनशील जीवन प्रणाली तंत्र की समस्त गुणों से युक्त है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जीवन तंत्र के विकास में वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है। पहला शैशव विकास तथा दूसरा प्रौढ़ विकास। रंगनाथन ने ग्रंथालय में संग्रह व भंडार की तुलना शैशव विकास से की है। ग्रंथालय सेवाओं की तुलना में प्रौढ़ विकास से की है। ग्रंथालय के संग्रह व भंडार में वृद्धि शैशव विकास के समान है तथा पुस्तकालय सेवा में विकास प्रौढ़ विकास की श्रेणी में आता है। वृद्धि की पुस्तकालय संबंधी धारणा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पुस्तकालय के 4 घटक आकार, पुस्तक संग्रह, पाठक तथा कर्मचारी। पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र इन्हीं बात पर जोर देता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, जिसके तहत उपरोक्त चारों घटकों में वृद्धि स्वाभाविक है। नंबर 1 आकार और संग्रह में वृद्धि। पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष नई नई पुस्तकें आती हैं, अतः इसका पुस्तक संग्रह बढ़ता है। इसके फलस्वरूप पुस्तकालय का आकार भी बढ़ता है और भवन में विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि पुस्तकालयों के आकार, प्रकार तथा डील डौल में असीमित विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती। नंबर 2 पाठक तथा कर्मचारी का विकास। जिस प्रकार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक उसी प्रकार से पुस्तकालय में पुस्तक संग्रह की वृद्धि के साथ साथ पाठक तथा कर्मचारियों का भी निरंतर विकास होता रहता है। कोई भी संस्था उपरोक्त विकासोन्मुख होने से उनके पठन पाठन करने वाले कर्मचारी तथा छात्र छात्राओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नंबर तीसरा वर्गीकरण प्रणाली। वर्गीकरण पद्धति प्रत्येक पुस्तक के विषय एवं उसके भौतिक स्वरूप को सूचित करने तथा ग्रंथागार में उसका सुनिश्चित स्थान निर्धारित करने वाला साधन है। अतः वर्गीकरण योजना भी विस्तारशील एवं सुविधाजनक होनी चाहिए, जिससे नवीन विषयों के पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से उनके सूचितम ज्ञात क्रम में वर्गीकृत या व्यवस्थित किया जा सके। वर्गीकरण पद्धति लचीला तथा पूर्ण रूप से संग्राहक होना चाहिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निर्मित कॉलम क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेलविल लेवी द्वारा निर्मित पुस्तकों को वर्गीकरण क्रम में संयोजित करने के लिए उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होती हैं। चौथा परिचालन प्रणाली। पाठकों तथा पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होने पर परिचालन के कार्यों में भी वृद्धि स्वाभाविक है। अतः परिचालन के कार्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परिचालन विधि का नियोजन करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था का होना आवश्यक है। परिचालन पद्धति। यांत्रिक गुणों से युक्त परिचालन पद्धति अपनाना चाहिए। नंबर 2 मुक्त प्रवेश प्रणाली। अवरोधपूर्ण व्यवस्था की उपेक्षा मुक्त प्रवेश प्रणाली पाठक तथा कर्मचारियों के समय की बचत की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रणाली है, अतः पुस्तकालय में इस प्रणाली का उपयोग होना चाहिए। नंबर 3 पुस्तक वाहिनी। पुस्तकालय में पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पुस्तकालयों में पुस्तक वाहिनी होनी चाहिए। नंबर 5 कर्मचारी समिति। एक पुस्तकालय के समस्त कार्यों को प्रभावशाली ढंग से क्रियात्मक रूप देने के लिए पुस्तकालय समिति उपयोगी सिद्ध होती है। पुस्तकालय समिति का कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 पुस्तकालय के समस्त कार्यों को प्रभावशाली एवं कुशलतापूर्वक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए उपाय सुझाना। नंबर 2 पुस्तकालय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना एवं उसके समस्याओं का समाधान करना। नंबर 3 पुस्तकालय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय करना। नंबर 4 पुस्तकालय सेवाओं में सुधार
के उपयोग बतलाना। नंबर 5, प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार इसकी बैठक होनी चाहिए, जिससे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पूर्ण रूप से पालन हो सके। तो आज हम सबने पाँचों सूत्रों की विस्तार रूप से चर्चा की। अब इनको संक्षेप में एक बार रिकैप करते हैं। पहले सूत्र के अंतर्गत बुक आर फॉर यूज के अंतर्गत पुस्तकालय का स्थान, पुस्तकालय का समय, कर्मचारी, नियम, पुस्तकालय भवन की स्थिति, उपस्कर फर्नीचर, साज सज्जा, पुस्तक चयन, पुस्तकों को संरक्षित रखने हेतु प्रथम सूत्र पुस्तकालय का घंटों पर जोर देता है। दूसरा नियम, एवरी रीडर हिज हर बुक के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य, अधिकारी का कर्तव्य, कर्मचारी का कर्तव्य, पाठक का कर्तव्य, पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर, पाठकों की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन, अधिनियम पर जोर, अंधों के लिए, अपूपा रूल के लिए। तीसरा नियम, एवरी बुक्स इट्स रीडर के अंतर्गत मुक्त प्रवेश प्रणाली, अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करने की सलाह, पुस्तक प्रदर्शनी, निधानी व्यवस्थापन, लोकप्रिय विभाग, संदर्भ सेवा, वर्गीकरण, सूचीकरण, बिब्लियोग्राफी, प्रचार प्रसार, नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवा। चौथे नियम, सेव द टाइम ऑफ रीडर के अंतर्गत मुक्त प्रवेश प्रणाली, वर्गीकरण व सूचीकरण, आदान प्रदान प्रणाली, परिसंचरण, प्रलेखन सेवाएं, पुस्तकालय का स्थान निर्धारण, निधानी व्यवस्थापन, संदर्भ सेवा, अनुक्रमणीकरण और सारकर्म से संबंधित, पुस्तकालय में जल्दी सेवा प्रदान करना, स्टॉक रूम गाइड, पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर देता है। पांचवा नियम, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय संग्रह में वृद्धि, पाठकों में वृद्धि, वर्गीकरण व सूचीकरण, पुस्तकों की छँटाई, भविष्य हेतु प्रावधान, कर्मचारी की संख्या से संबंधित सीडी रोम की आवश्यकता बताता है। बाल विकास, प्रौढ़ विकास, वयस्क विकास से संबंधित पुस्तकें जीवित सत्ता है। पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर देता है, प्लानिंग, मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है तथा पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर देता है। तो अब 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पाँचों रोल पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। अब अगली क्लास में भारत में पुस्तकालयों के विकास एवं आयोग एवं समितियों का क्या योगदान रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Like, subscribe and share and press the bell icon for visit next class.